कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ये हिटलर के धरती पर बनाए गए नर्क थे। इन कैंप्स में ज्यादातर जीव्स और वॉर प्रिजनर्स को रखा जाता था। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स चलती फिरती लाशों का घर बन रहे थे, जहां एक वक्त का खाना तो क्या मगर ठीक से रहने का ठिकाना तक नहीं मिलता था। इन कैंप्स को हिटलर द्वारा लोगों को स्पेशली टॉर्चर करने के लिए बनवाया गया था। कहा जाता है कि इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मरने वालों की संख्या रोजाना 1864 हुआ करती थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब जो आंकड़े सामने आए उससे इंसानों की तो क्या, शैतानों की रूह तक कांप जाए। एक फाइनल रिपोर्ट की माने तो इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कुल मिलाकर 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। कुछ ने भूखे पेट तड़प कर तो कुछ ने भागते हुए जर्मन सोल्जर्स की गोलियां खाकर। 1944 आते आते जर्मन आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स और जर्मन जनता को हिटलर के इन काले कारनामों की घिन आने लगी थी। ऐसे में उसे तुरंत रोकना बेहद जरूरी था, क्योंकि यहां से हिटलर का जिंदा रहना मतलब तबाही। लिहाजा सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक सीक्रेट प्लान को अंजाम दिया जाता है, जिसका मकसद था हिटलर की मौत। इस प्लान को अंजाम में लाने के लिए एक डेडिकेटेड टीम को तैयार किया गया, जिसके लीडर का नाम था चार्ल्स वान स्टीफनबर्ग। स्टीफनबर्ग की बात की जाए तो ही वॉज जर्मन ऑफिसर जिसने नॉर्थ अफ्रीका के बैटल में अपना एक हाथ और एक आंख खोई थी। उस वक्त ये अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता था, लिहाजा हैंडीकैप होने के बावजूद भी वो जर्मन मिलिट्री में सर्व कर रहा था। एट दैट टाइम ही वॉज ऑन द पोजिशन ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। स्टीफनबर्ग के प्लान के मुताबिक एक मीटिंग के दौरान बम को फोड़कर हिटलर को मारना था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा प्लान है? क्या हिटलर इतना बेवकूफ था कि वो ऐसे ही किसी एरे गेरे ऑफिसर्स को बिना उसकी इजाजत अपने कमरे में आने देगा? तो आपको बता दूं कि स्टोनबर्ग कोई साधारण ऑफिसर नहीं था, ही इज अ स्पेशल ऑफिसर। और वो उन लोगों में से था जो आए दिन हिटलर के साथ सीक्रेट्स मीटिंग किया करते थे। ये मीटिंग्स हमेशा से जमीन के नीचे बंकर्स में हुआ करती थी, जिसका मकसद था सीक्रेसी को मेंटेन करना। जब स्टीफन वर्क्स ने शुरुआती दौर में इन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया तो उसकी चेकिंग की जाती थी, मगर रोज रोज कोई क्या चेक करे। ऐसे में चेकिंग गार्ड्स भी स्टीफनबर्ग से यूज टू हो गए थे। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए स्टीफनबर्ग एक ब्रीफकेस में बम को कैरी करने वाला था। मगर ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक ब्रीफकेस को एक बॉम्ब के साथ इतने लोगों के बीच ले जाना वाकई में बहुत जोखिम वाला काम हो सकता था। जरा सी गलती मतलब सारा खेल तमाम। खैर, इस सीक्रेट मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन वैलकरी। वैलकरी वर्ड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्स माइथोलॉजी, जहां ओडिन की सेना में एक वुमन बटालियन हुआ करती थी जिन्हें वैलकरी कहा जाता। किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में ओडिन वॉज ऑर्डर्ड वैलकरीज टू फाइट द एनिमी। शायद इसी वजह से इस मिशन का नाम भी वैलकरी रखा गया था। ऑन 20 जुलाई 1944 का वो दिन जब स्टूफनबर्ग एक ब्रीफकेस और एक साथी के साथ जर्मन मिलिट्री कैंप में इंटर करता है। यह कैंप ईस्ट पर्शिया में मौजूद हिटलर का बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंप था, जहां आए दिन वो यहां के बंकर्स में अपनी सीक्रेट्स मीटिंग्स करता था। स्टीफनबर्ग यहां जल्दी पहुंच चुका था ताकि उसे बम को एक्टिवेट करने में समय मिल सके। अपने साथी के साथ कपड़े बदलने के बहाने से वो एक कमरे में जाता है एंड इमीडिएटली ही वाज स्टार्टेड टू एक्टिवेट द बॉम्ब। स्टीफनबर्ग अपने साथ 2 बम लाया था, ताकि अगर एक ना फटे तो दूसरा तो है, और अगर दोनों फट गए तो सोने पे सुहागा। खैर, वो इन बम को अपने साथी की मदद से एक्टिवेट कर ही रहा था कि उसे बाहर किसी की दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। बाहर एक गार्ड खड़ा था जो स्टीफनबर्ग को जल्द से जल्द बाहर आने को कह रहा था, क्योंकि मीटिंग शुरू होने में अब बस कुछ ही मिनटों का समय बचा था। ऐसे में स्टीफनबर्ग का ज्यादा देर अंदर ठहरना शक पैदा कर सकता था, मगर इतने समय में वो महज एक ही बम को एक्टिवेट कर पाया था। तो एट दैट टाइम वो डिसाइड करता है कि चलो कोई बात नहीं, हम एक ही बम से मैनेज कर लेंगे। ऐसे में वो उन 2 बम को ब्रीफकेस में रखकर अपने कपड़े को संभालते हुए कमरे से बाहर निकलता है, क्योंकि गार्ड के हिसाब से वो अंदर चेंज करने के लिए गया था। लिहाजा अपने कपड़े को ठीक करते हुए बाहर निकलना उसके इस बात को दर्शा रहा था कि वाकई में वो अंदर अपने कपड़े ही बदल रहा था।
अब स्टूफनबर्ग उस ब्रीफकेस को लेकर बंकर की तरफ बढ़ रहा था जहां मीटिंग होने वाली थी। वो बस कुछ ही कदम चला था कि एक गार्ड उसे पीछे से आवाज देकर रोकता है। गार्ड का यूं अचानक रोकना स्टूफनबर्ग के मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। ऐसे में वो बिना हिचकिचाए पीछे मुड़कर गार्ड से उसे रोकने की वजह पूछता है। इस पर गार्ड कहता है कि सर, आप गलत जगह जा रहे हैं, क्योंकि आज ज्यादा धूप होने की वजह से हिटलर ने यह डिसाइड किया है कि वो आज की मीटिंग बंकर्स में नहीं, मतलब एक ओपन हट में करना चाहते हैं। बेड़ा गर्क, ये मैं नहीं बल्कि स्टीफनबर्ग ने उस समय अपने मन में कहा होगा उस गार्ड की बात सुनकर, क्योंकि मीटिंग्स का बंकर्स के बजाय किसी ओपन स्पेस में होना मतलब लेस एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बंकर्स में ना कोई खिड़की होती है ना कोई वेंटिलेटर, तो ऐसे में बम का एक्सप्लोजन दुगनी मात्रा में हो सकता था। अब ऐसी सिचुएशन में मिशन को टर्मिनेट करना वाज नॉट गुड चॉइस, क्योंकि अभी वो बॉम्ब पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था जो आने वाले 10-15 मिनट में कभी भी फट सकता था। लिहाजा स्टूफनबर्ग हर सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ता है। मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद उसे कैसे भी करके हिटलर के सबसे करीब पहुंचना था, क्योंकि इसके चलते वो एक्सप्लोजिव से भरे उस ब्रीफकेस को हिटलर के ज्यादा से ज्यादा करीब रख सके। ऐसे में वो एक मिलिट्री ऑफिसर से कहता है कि मुझे जरा सुनने में दिक्कत है, तो प्लीज आप मुझे हिटलर के नजदीक खड़ा करेंगे। वो ऑफिसर स्टूफनबर्ग की बात मान जाता है और उसे हिटलर के पास एक आदमी छोड़कर खड़ा होने के लिए कहता है। अब हिटलर और स्टूफनबर्ग के बीच बस एक आदमी का ही फासला था। सो इट वॉज वेरी परफेक्ट पोजिशन टू प्लेस द बॉम्ब। मीटिंग शुरू होने के कुछ मिनट बाद स्टूफनबर्ग चालाकी से ब्रीफकेस को अपने पैर के पास रखकर धीरे से टेबल के नीचे सरकाता है। नाउ इट्स टाइम टू ओपन सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस मिशन। अब वो सेकेंड चैप्टर ये था कि किसी भी तरह से स्टूफनबर्ग को वहां से निकालना। मगर विदाउट एनी रीजन मीटिंग से यूं अचानक निकलना हजारों सवाल खड़े कर सकता था। ऐसे में जरूरत थी ऐसे परफेक्ट रीजन की जो स्टूफनबर्ग के इस मीटिंग छोड़ने पर कोई डाउट ना पैदा करे। प्लान के मुताबिक स्टूफनबर्ग के बाहरी साथी उसे एक फेक कॉल करेंगे जो एक तरह से सेफ रूट होगा उसके मीटिंग से बाहर निकलने का। और ऐसा ही हुआ। एक सोल्जर दौड़कर स्टूफनबर्ग के पास आता है और उसके कान में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉल है, ऐसा कहता है। स्टूफनबर्ग बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ मीटिंग के सदस्य से एक्सक्यूज मी, आई हैव अ इंपॉर्टेंट कॉल्स टू अटेंड कहकर वहां से बाहर निकल जाता है। उसके रूम के बाहर आते ही एक कार के साथ खड़े उसके साथियों की जान में जान आती है। अब इसी दौरान एक बड़ा सा धमाका होता है। ऑफ कोर्स इट वाज द एक्सप्लोजन व्हिच वाज मेड बाय स्टूफनबर्ग। ऐसे में वो ज्यादा देर न करते हुए फौरन उस कार की तरफ बढ़ता है जहां उसके साथी उसका इंतजार किए खड़े थे। कार में बैठते के साथ ही वो जाता है एयरपोर्ट टू टेक फ्लाइट फॉर द बर्लिन, क्योंकि वहीं से प्लान का आगे वाला हिस्सा एक्टिवेट होने वाला था, जो था तुरंत हिटलर के सपोर्टिव्स को ऑफिशियली हिरासत में लेना, क्योंकि उनमें से कोई एक उठकर हिटलर की जगह ले सकता था, जो कि और भी डेंजरस हो सकता था। स्टूफनबर्ग के बर्लिन पहुंचने के साथ ही वो और उसके साथी ऑफिसर्स एक एक कर हिटलर के चाहने वाले ऑफिसर्स को जेल में डाल रहे थे। इस पूरे काम को करने के लिए 2 दिनों का समय लग जाता है। ऐसे में जर्मनी में एक अफवाह उठती है जिससे स्टूफनबर्ग पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि ये अफवाह हिटलर के जिंदा बच जाने की थी। मगर स्टूफनबर्ग वॉज वेरी मच डैम श्योर कि हिटलर मर चुका है, क्योंकि जिस जगह उसने बॉम्ब को रखा था वहां से हिटलर का बचना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में उसने जर्मनी में उठे इस अफवाह को महज एक अफवाह ही मानकर अपना काम जारी रखा। मामला तब बिगड़ा जब हिटलर ने खुद एक रेडियो टेलीकास्ट के जरिए अपने जिंदा होने का सबूत दिया। इट वॉज वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर द स्टूफनबर्ग, क्योंकि वो अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था। मगर इससे भी ज्यादा उसे इस बात का ताज्जुब था कि आखिर हिटलर इतने बड़े हमले से बच कैसे गया। बहरहाल ये सवाल तो आपके मन में भी आ रहा होगा, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के सच को। तो हुआ यूं कि जब स्टूफनबर्ग एक्सप्लोजिव से भरे ब्रीफकेस को टेबल के नीचे सरका कर खड़ा था और जब उसे फेक कॉल आने के बाद वो बाहर चला गया,
उस वक्त उसकी जगह पीछे वाले ऑफिसर्स ने ले ली थी। ऐसे में वो उस ब्रीफकेस को उठाकर ऐसी जगह रख देता है जहां कोई खड़ा ना हो, क्योंकि स्टूफनबर्ग वापस आए तो उसे अपने ब्रीफकेस के साथ एक एम्प्टी स्पेस मिले खड़े होने के लिए। तो इसी वजह से वो एक्सप्लोजिव हिटलर से थोड़ा दूर चला जाता है। लिहाजा एक्सप्लोजिव के बाद हिटलर को कुछ छोटी मोटी इंजरीज के सिवा ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। वो पूरी तरह से इस हमले से बच गया था। हिटलर के बच जाने की वजह से ऑपरेशन वैल्करी वॉज टोटली फेल्ड। ऐसे में स्टूफनबर्ग और उसके साथियों को हिटलर द्वारा अरेस्ट कर सबके सामने गोली मार दी जाती है। हिटलर इतना बौखला गया था कि उसने इन ऑफिसर्स के परिवार वालों तक को नहीं छोड़ा, एक एक कर कर सबको खत्म कर दिया। इस मामले में स्टूफनबर्ग थोड़ा लकी था क्योंकि उसने पहले ही अपने परिवार को यूएस से डिपोर्ट कर दिया था। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी हिटलर की भूख नहीं मिट रही थी। उस पर हुए इस जानलेवा हमले की वजह से हिटलर इतना घबरा गया था कि वो महज किसी को भी शक के आधार पर मार देता था। कहा जाता है कि इस शक के आधार पर मरने वालों की जो तादाद थी वो 5000 से भी ज्यादा थी। इस मिशन का फेल होना हिटलर के लिए तो बहुत ही लकी साबित हुआ, मगर आम जनता और ऑपरेशन वैल्करी के ऑफिसर्स के लिए यह बेहद दर्दनाक था। क्योंकि अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता, उस वक्त अगर हिटलर मर जाता, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो 1 साल पहले ही खत्म हो सकता था, जहां लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और मेरे ख्याल से ये जो जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी का जो अटैक था वो भी शायद नहीं होता था। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं इस मिशन वैल्करी के फेल होने के पीछे के रीजन के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि एट द टाइम ऑफ बॉम्ब एक्टिवेशन स्टीफनबर्ग बस एक ही बॉम्ब को एक्टिवेट कर पाया था। वो चाहता तो इस मिशन को उसी वक्त अबॉर्ट कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा रीजन था मीटिंग की जगह बदलना। स्टूफनबर्ग ये भली बातें जानता था कि ये सीक्रेट मीटिंग हमेशा से बंकर्स में हुआ करती थी। ऐसे में एन वक्त पर ओपन स्पेस में मीटिंग का शेड्यूल होना उसके प्लान के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि किसी भी एक्सप्लोजन का इंपैक्ट ओपन स्पेस से ज्यादा बंकर्स में होता है, क्योंकि वहां कोई खिड़की नहीं होती उस एक्सप्लोजन को बाहर निकालने के लिए। स्टूफनबर्ग उस वक्त भी अगर चाहता तो वो मिशन को अबॉर्ट कर सकता था कैसे भी करके, मगर इस वक्त भी उसने उस मिशन को अबॉर्ट नहीं किया। और अब तीसरा सबसे आखिरी रीजन, जो कि था उस ब्रीफकेस को उस आदमी द्वारा हिटलर के पास से उठाकर दूर रखना। वाकई में इसमें स्टूफनबर्ग कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये पूरी तरह से किस्मत था। उस आदमी की किस्मत खराब थी क्योंकि वो उस ब्रीफकेस के पास खड़ा था। हिटलर की किस्मत अच्छी थी कि उसने वो ब्रीफकेस वहां से उठाकर अपने पास थोड़ा साइड में रख दिया था। एक्सप्लोजन के बाद स्टूफनबर्ग चाहता तो कुछ दिनों के लिए चुप बैठकर हिटलर की मरने की खबर को पुख्ता कर सकता था, मगर एक ओवर ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते कि अब हिटलर मर चुका है, उसने अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। खैर जो भी हो, लेकिन आज भी जर्मनी की जनता स्टूफनबर्ग को एक हीरो की तरह मानती है। उसका ये उठाया कदम वाकई में बहादुरी से भरा था। इस ऑपरेशन वेलकरी पर 2008 में एक मूवीज भी निकली है जिसका नाम वेलकरी ही है। इस मूवी में हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज प्लेड द रोल ऑफ स्टूफनबर्ग। वाकई में ये मूवी बहुत ही लाजवाब है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी ऑपरेशन वेलकरी की। जाते जाते एक आसान सा सवाल, दोस्तों हम सभी हिटलर को ही वर्ल्ड वॉर 2 का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उसने जो जर्मनी में किया है वो वाकई में बहुत खतरनाक था। मगर ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि हिटलर के साथ एक और इंसान भी था जिसने हिटलर की तरह ही अपने देश में उत्पात मचाया था, और वो हिटलर का सबसे अच्छा दोस्त भी था। तो दोस्तों आपके लिए सवाल ये है कि उस शख्स का नाम क्या था और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था। जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।